हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स की सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 का इंट्रोडक्शन। उससे पहले मैंने 9.1 अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पूरी प्लेलिस्ट की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ओके, तो 9.2 में जो भी कॉन्सेप्ट है मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं आपके लिए। ओके, तो सबसे पहला कॉन्स्टेंट मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो है कि आर्बिट्री कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है समझो। अगर कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट है उसमें अलग अलग वैल्यू रख के हम कांस्टेंट ला सकते हैं। चलो कैसे, जैसे अगर मैं बात करूँ y इक्वल एम एक्स प्लस सी की, y इक्वल एम एक्स प्लस सी की, तो यहाँ पे जो m भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, m और c दोनों कांस्टेंट है। y इक्वल एम एक्स प्लस सी में आप ऐसे मान लो कि c कांस्टेंट है। ठीक है, m की वैल्यू का अगर यूनिक माने समझ ले 2 मान लो। ठीक है, एम एक्स प्लस सी में c कांस्टेंट है। ठीक, मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब आर्बिट्री कांस्टेंट और कांस्टेंट में क्या फ़र्क है, आप जैसे जैसे देखो, अभी जब जब ये कांस्टेंट c है, अब हमें नहीं पता सी कितना है, 1 2 3 4 हमें नहीं पता है। ये क्या है, एक जनरल है। सी क्या है, एक जनरल है। अगर मैं सी की जगह 1 रखूंगा तो ये मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल एम एक्स प्लस 1। अगर मैं सी की जगह 2 रखता हूं तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल एम एक्स प्लस 2। ठीक है, तो जैसे जैसे सी की वैल्यू बदलते हो आपकी इक्वेशन चेंज हो रही है। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि आर्बिट्री कांस्टेंट इन जनरल होता है। ठीक है, और उसमें जैसे ही कोई वैल्यू रखते हो तो वो क्या बन जाता है, कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर वैल्यू रखने पे वो क्या बन जाता है, कांस्टेंट। जैसे 1 और 2 ये दोनों कांस्टेंट है, लेकिन सी आर्बिट्री कांस्टेंट था। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है वो जितने भी कांस्टेंट होता है उसकी, मतलब जितने भी कांस्टेंट है वो आर्बिट्री कांस्टेंट की फैमिली है। समझ लो, ये है आर्बिट्री कांस्टेंट सी। तो इसमें सी वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते जाओगे आपको कांस्टेंट की वैल्यू मिलती जाएगी। सी इक्वल 1 रखोगे तो 1 कांस्टेंट मिल जाएगा, सी इक्वल 2 रखोगे तो 2 मिल जाएगा। आई बात समझ में? अब देखो एक और एग्जांपल, जैसे सर्कल का एग्जांपल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर है। ठीक है, तो अब जब तक ये आर है, जब तक ये आर है, ठीक है, रेडियस है आपको पता आर है, जब तक ये आर है तब तक तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। लेकिन मैंने आर चलो रख दिया 2, तो आपकी रेडियस कितनी बन गई, 2। तो आपके पास एक पर्टिकुलर सर्कल आ गया। अब आर की वैल्यू मैंने 3 रख दी तो आपके पास एक नया सर्कल आ गया। आर की वैल्यू 4 रख दी तो एक और नया सर्कल आ गया। मतलब आपको सर्कल की फैमिलीज मिल रही हैं। जैसे जैसे आर्बिट्री कांस्टेंट में कुछ वैल्यू रखते जा रहे हो आपको सर्कल की फैमिली मिल जा रही है, मतलब अलग अलग सर्कल मिले जा रहे हैं। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब है कि अगर मैं लिखो आर सिर्फ, तो वो आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। लेकिन आर में कुछ वैल्यू रखता हूँ, जैसे आर इक्वल 1 रखा, तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ बन जाएगी कि हाँ 1 रेडियस का आपके पास सर्कल है। लेकिन आर रखता हूँ तो आर में आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। आई बात समझ में? तो आर्बिट्री कांस्टेंट और कांस्टेंट में यही फर्क होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, y इक्वल ए साइन एक्स प्लस बी। जब इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे a और b ये दोनों क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट। क्योंकि आप a और b की वैल्यू चेंज करके बहुत सारी इक्वेशंस ला सकते हो। जैसे अगर a इक्वल 1 रखता हूँ, यहाँ पे 2 रखता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, दोनों जगह अगर 1 1 रखता हूँ तो बन जाएगा साइन एक्स प्लस 1। लेकिन दोनों जगह 2 रखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2 साइन एक्स प्लस 2। देखो वैल्यू चेंज हो गई, इक्वेशंस चेंज हो गई, सॉल्यूशन इसका चेंज हो गया। तो कहने का मतलब है कि जब तक आपके पास इन जनरल सॉल्यूशन है, इन जनरल वैल्यू आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट कहलाएगा। अगर उसमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू को कांस्टेंट डाल देते हो तो वो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। आई बात समझ में? जैसे यहाँ पे देखो, हम इंटीग्रेशन में भी पढ़ते थे कि हमें दिया होता था कि एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस सी सॉल्यूशन आता था। फिर अगर एफ ऑफ 1 इक्वल मैं अगर 3 देता हूँ, ठीक है, एफ ऑफ 1 इक्वल 3 देता हूँ, तो कहने का मतलब क्या था कि एक्स में आप 1 रखने पे वाई एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो 3 इक्वल 1 स्क्वायर प्लस सी, फिर सी निकालते थे, 3 माइनस 1 कितना, 2। फिर 2 की वैल्यू वापस यहाँ पे रखते थे, तो एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस तरह से हम चीज़ें करते थे। तो जब तक सी था तब तक वो क्या था, आर्बिट्री कांस्टेंट। लेकिन जैसे ही सी की किसी मेथड से हमने वैल्यू निकाल दी 2, तो अब ये क्या बन गया, कांस्टेंट। आई बात समझ में? और इन्हीं दोनों चीज़ से एक नई चीज़ आती है, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, नाम से पता चला, इन जनरल। ठीक है, इन जनरल जैसे इन जनरल लाइन की इक्वेशन y इक्वल एम एक्स प्लस सी होती है।
अब आप उसमें एम और सी की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो एक पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन मिलती जाएगी। तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब है कि उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। जैसे यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, यहाँ पे भी आपको आर्बिट्री कांस्टेंट सी था। तो अगर कोई भी आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसमें अगर आपको आर्बिट्री कांस्टेंट दिखता है तो वो क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन। और जैसे ही उस आर्बिट्री कांस्टेंट को किसी कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हो, किसी मेथड से उस कांस्टेंट को रिप्लेस कर देते हो, मतलब हटा देते हो पूरी तरह से, तो वो क्या बन जाता है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम द आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट सी दिया है, इसको किसी मेथड से मैंने हटा दिया, समझो उसका डिफ्रेंसिएशन कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 2x प्लस 2, और कांस्टेंट सी का हो जाएगा 0। तो देखो यहाँ से सी रिमूव हो गया, अभी इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। तो ये क्या बन गया, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया। ये क्या था अपना, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा और जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। अब कितना होगा वो देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन। अगर आपके पास कोई जनरल सॉल्यूशन पड़ा है तो हमें कैसे पता चलेगा उसमें कितने नंबर ऑफ क्या कहते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकते हैं। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर होता है उतने ही उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। जैसे मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेता हूँ, डी टू वाई बाई डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 0। इसका अगर आप देखो तो ऑर्डर कितना है, सेकेंड ऑर्डर है। तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा उसमें, उसके सॉल्यूशन में, जनरल सॉल्यूशन में आपको आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे, 2। तो इसके जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट कितने मिलेंगे आपको, 2। तो आर्बिट्री कांस्टेंट जनरल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ऑर्डर के बराबर होता है। जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, ऑर्डर और हमने डिग्री पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वो जाके एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है उतने ही नंबर ऑफ जनरल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। आई बात समझ में। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो हम आर्बिट्री कांस्टेंट पूरी तरह से फ्री कर देते हैं, हटा देते हैं। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट कितना होगा, 0। आई बात समझ में। तो ये आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है दोनों क्वेश्चन कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन कितना होगा, जितनी उसकी नंबर ऑफ ऑर्डर होगा। जैसे 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आर्बिट्री कांस्टेंट उसमें 2 होगा, 3 ऑर्डर की है तो 3 होगा। ठीक है, इस तरह से। और पर्टिकुलर मतलब एक फिक्स्ड, ठीक है, एक फिक्स्ड सॉल्यूशन आया आपके पास, तो उसमें तो कोई आर्बिट्री कांस्टेंट होगा ही नहीं। ठीक है, तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितना होगा, 0। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, उससे पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो कॉन्सेप्ट क्या है, देयर विल बी एन यूनिक जनरल सॉल्यूशन ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन बट सॉल्यूशन कैन बी इन द डिफरेंट फॉर्म। समझो क्या कहना चाहता है। अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सिर्फ एक ही जनरल सॉल्यूशन आ सकता है, एक से ज़्यादा इसका जनरल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, ये वाला और ये वाला। जब इसको सॉल्व करोगे तो भी ये सेटिस्फाई करेगा, इसको सॉल्व करोगे तो भी ये सेटिस्फाई करेगा। कैसे, जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसमें देखो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 2। तो देखो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट भी कितने हैं, 2। इसका भी देखो 2 ऑर्डर है, तो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने, 2। अब ये दोनों सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। देखो अगर दोनों सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सॉल्यूशन आया है दोनों, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो सकता है। तो देखते हैं आराम से, पहले वेरीफाई कर लेते कि होता है कि नहीं होता है। उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, वाई डैश करते हैं, क्या हो जाएगा, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। उसको एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, वापस एक बार करते हैं क्योंकि 2 बार करना है, वाई डबल डैश करते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन एक्स और माइनस बी कॉस एक्स। ये उसका डबल डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको यहाँ पे रखते हैं और y में ऐड करते हैं, क्या 0 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो रखते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं, तो माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, और y की वैल्यू प्लस करेंगे। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे रख देते, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो देखो ए साइन एक्स और माइनस ए साइन एक्स कट गया, बी साइन एक्स और बी कॉस एक्स और बी कॉस एक्स कट गया। आंसर क्या मिला आपको, 0। मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ
कि ये इसका सॉल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ रहा है। चलो ये तो मान लिया कि ये तो इसके सॉल्यूशन है। इसकी बात करते हैं, ये क्या बोल रहा है, y इक्वल ए साइन एक्स प्लस बी, उसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले y डैश करेंगे तो हो जाएगा a कॉस एक्स प्लस बी, फिर y डबल डैश करोगे तो क्या बन जाएगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी। ये चीज़ होगा डबल डिफरेंशिएशन। अब उस डबल डिफरेंशिएशन को यहाँ पे रखते हो और y में ऐड करते हो, तो डबल डिफरेंशिएशन y डबल डैश प्लस y इक्वल 0 आना चाहिए। चलो रखते हैं, y डबल डैश क्या है, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी प्लस y क्या है, ए साइन एक्स प्लस बी, ए साइन एक्स प्लस बी। तो ये तो कट के 0 आ गया। मतलब क्या निकला कि ये जो इक्वेशन था, ये जो सॉल्यूशन था, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और ये सॉल्यूशन था, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये दोनों सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का था। लेकिन हमने तो क्या पढ़ा है कि ये दोनों जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पे तो दो सॉल्यूशन आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे दूर करेंगे, इस डाउट को ऐसे दूर करेंगे कि ये दोनों चीज़ एक ही हैं, ये दोनों एक ही चीज़ लिखी हुई है, सिर्फ इसकी फॉर्म बदल दी गई है। कैसे समझाता हूँ, ये क्या लिखा है, y इक्वल ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। मतलब एक कांस्टेंट में साइन का मल्टीप्लाई किया है और दूसरे कांस्टेंट में कॉस का मल्टीप्लाई किया है। इसकी बात करते हैं, y इक्वल ए साइन एक्स प्लस बी है। अब उसको ध्यान से देखते हैं, y इक्वल ए, अगर मैं साइन ए प्लस बी मतलब साइन एक्स प्लस वाई से इसको ओपन करूँ तो ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई मतलब कॉस बी प्लस कॉस एक्स साइन बी, ये बन गया। अब समझो ए का सब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बन जाएगा, ए साइन एक्स कॉस बी प्लस ए कॉस एक्स साइन बी। ठीक है, अब देखो ये ए कांस्टेंट है और कॉस बी भी कांस्टेंट है, तो इनको दोनों को साथ में ले लेते, वाई इक्वल ए कॉस बी साइन एक्स प्लस ये और इन दोनों को एक साथ ले लेता हूँ, ए साइन बी कॉस एक्स। अब देखो ये पूरा कांस्टेंट है और ये पूरा कांस्टेंट है, तो इसको मैं एक कांस्टेंट नया नाम ले दूँ ए। ये भाई दोनों कांस्टेंट है तो इसको नया नाम ले लिया ए, क्या बना साइन एक्स, प्लस ये भी कांस्टेंट है, इसको नाम दे दिया नया बी कॉस एक्स। अब देखो, अब क्या ये और ये दोनों सेम नहीं है, y इक्वल कॉन्स्टेंट इंटू साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इंटू कॉस एक्स, वाई इक्वल कॉन्स्टेंट इंटू साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इंटू कॉस एक्स। मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम ही थी, सिर्फ इसकी फॉर्म चेंज कर दी गई थी। आई बात समझ में? तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन ही संभव है। ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ही जनरल सॉल्यूशन हो सकता है, हाँ फॉर्म चेंज हो सकता है, बट सॉल्यूशन कैन बी इन द डिफरेंट फॉर्म। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी अगर पूछे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन हो सकता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में हम 9.2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। धन्यवाद।